दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार लुणिया केमिस्ट्री क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपन आज बात करेंगे बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। तो अपना जो टॉपिक रहेगा बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, या इसको मैं बोल सकता हूं बहुलकों की जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अपन कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलकों का मॉलिक्यूलर वेट या बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों, वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट यदि अपने को ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को बहुलीकरण की कोटि पता होनी चाहिए। चलिए, बहुलीकरण की कोटि, इसकी बात करते हैं। दोस्तों देखना, बहुलीकरण की कोटि क्या होती है। कोई आपका बहुलक का अणु है तो उस बहुलक के अणु में उपस्थित जो एकलक अणुओं की जो संख्या होती है उसे आप बोलते हो बहुलीकरण की कोटि। यानी कि जो बहुलक अणु है आपका, उस बहुलक अणु में उपस्थित एकलक जो अणु है और एकलक अणुओं की जो संख्या होती है वो इसकी क्या कहलाती है दोस्तों, बहुलीकरण की कोटि कहलाती है। और जो किसी भी बहुलक होता है उसका जो एकलक अणु होता है, उसका जो मोनोमर होता है, वो संख्या ही उस बहुलक के आकार को निर्धारित करती है। इसका मतलब एकलक अणु क्या करेगा दोस्तों, किसी बहुलक के आकार का निर्धारण करता है। दोस्तों देखना, जैसे बात करेंगे अपन, अपने पास में है ये एथीन है और एथीन से आपको बहुलीकरण की क्रिया के दौरान आपका बनता है दोस्तों ये पॉलीथीन बनता है। इसका मतलब इस एकलक अणु है, इसका आप देखोगे तो देखना 12 और 12 24 और 24 और 4 28। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है दोस्तों, 28 आता है। अब एकलक अणु की बात करेंगे, ये तो 28 आ गया। जब बात करेंगे बहुलक की तो इसका क्या होता है, वो गुणज के रूप में होता है। चलिए दोस्तों देखना, अब जब भी कभी अपन बात करते हैं बहुलकों के आणविक द्रव्यमान की, तो बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है उसको ज्ञात करने की दो विधियां होती है। एक तो आपका होता है संख्या औसत अणुभार और एक होता है दोस्तों भार औसत अणुभार। देखना, दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों संख्या औसत अणुभार और एक होता है भार औसत अणुभार। पहला तो हुआ आपका संख्या औसत अणुभार और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है भार औसत अणुभार। इसको बोला जाता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और दोस्तों इसको बोला जाता है मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसको दर्शाया जाता है m/n के द्वारा और इसको दर्शाया जाता है m/w के द्वारा। समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों देखना, बात करेंगे संख्या औसत अणुभार है उसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो देखना, आपके पास में कोई बहुलक का नमूना होगा और उस बहुलक के नमूने में जो उपस्थित है आपके सभी अणु हैं, उनकी कुल संख्या का मतलब यहां दोस्तों मैं बात करूंगा उनके मॉलिक्यूलर वेट की। समझ गए। तो कोई भी आपका जो बहुलक का नमूना है, उस बहुलक के नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल संख्या को आपको अणुओं की संख्या से विभाजित करना है और अणुओं की संख्या से विभाजित करने पर आपके पास में जो प्राप्त परिणाम आता है और जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही दोस्तों आप क्या बोलोगे, उसी को आप बोलते हो दोस्तों m/n बोलते हो। मैंने माना कि मेरे पास में जो कुल अणु है
कुल अणुओं की संख्या है वो दोस्तों है n। कुल अणुओं की संख्या क्या होगी यहां n। ठीक है, टोटल नंबर्स की बात की मैंने। चलिए अब देखना मेरे पास में क्या है, कुछ अणु दे रखे हैं और मेरे को उनका अणुभार देखना है। तो अणुभार क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मेरे को क्या है, n1 अणुओं का अणुभार। n1 अणुओं का अणुभार मैंने माना दोस्तों क्या होता है, m1 होता है। ठीक, इसी प्रकार n2 अणुओं का अणुभार क्या हो जाएगा दोस्तों, m2 हो जाएगा। इसी प्रकार n3 जो आपके अणु है इनका अणुभार क्या हो जाएगा, m3 है। ऐसे करते करते आपके पास में ni कोई अणु हो और उनका आपको अणुभार देखना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, mi हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए दोस्तों अब अपने को निकालना सभी अणुओं की कुल संख्या निकालनी है। तो कुल संख्या निकालनी है तो ये अणुओं की संख्या है, इनको अपन इससे गुणा कर देंगे। किसे, मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर देंगे और इन सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो निकालूंगा मैं सभी अणुओं की कुल संख्या। चलिए दोस्तों सभी अणुओं की कुल संख्या मेरे को निकालनी है। तो मैंने बोला ना आपको कि n1 है, इधर आपका m1 है, इसको गुणा किया तो ये क्या आया, n1 m1। इसी प्रकार इसको गुणा किया क्या आया और इनका योग कर दिया n1 m2। फिर ये क्या हो गया आपका n3 m3 और लास्ट में क्या आया, ऐसे ऐसे चलोगे तो आप ni mi। ये तो आगे सभी अणुओं की कुल संख्या का मतलब यहां पर दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में। फिर अपने को क्या करना है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या क्या है, देखो n1 अणु, n2 अणु, n3 अणु, ni अणु। समझ गए। तो यहां लिख दूंगा मैं कुल अणुओं की संख्या। कुल अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, n1 जोड़ n2 जोड़ n3 फिर ऐसे क्या हो जाएगा ni तक होगा। दोस्तों समझ गए मेरी बात को। अब देखो यहां से अपने को ज्ञात क्या करना है, यहां से अपने को m बार n का मान ज्ञात करना है। m बार n का मान ज्ञात करोगे तो इनका योग मतलब इनका सभी अणुओं की कुल संख्या बट्टा कुल अणुओं की संख्या। मैंने आपको परिभाषा ये तो बताई थी कि किसी बहुलक नमूने में उपस्थित सभी अणुओं की कुल संख्या को कुल अणुओं की संख्या से यदि आप भाग देते हो तो आपके पास में क्या प्राप्त होता है दोस्तों, संख्या औसत अणुभार प्राप्त हो जाता है। चलिए m बार n, अब क्या करोगे n1 m1 प्लस n2 m2 और ये कहां तक हो सकता है आपका ni mi तक हो सकता है। इसी प्रकार कुल अणुओं की संख्या n1 n2 जोड़ जोड़ और ये क्या हो सकता है ni तक हो सकता है। तो बताओ आप जानते हो मैथमेटिक्स में आप क्या लिख सकते हो, इसको समेशन लिख सकते हो और कहां से कहां तक ni mi हो गया यहां पर आपका, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, समेशन ni। तो आपसे कई बार एग्जाम में सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा दिया गया सूत्र संख्या औसत अणुभार को प्रदर्शित करता है। तो क्या लिख दोगे, m बार n लिखा आपने, समेशन ni mi ऑफ समेशन ni। दोबारा बता रहा हूं क्या करना है, आपके पास में सभी अणुओं की जो संख्या है किसी बहुलक नमूने में उनको कुल अणुओं की संख्या से आपको डिवाइड करना है। समझ गए मेरी बात को। चलिए मैंने माना कि किसी बहुलक नमूने में कुल अणुओं की संख्या क्या है, n है। इसका मतलब n1 अणुओं का अणुभार को अपन दर्शाते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, तो मैंने इसको लिख दिया स्मॉल m1 से। इसी प्रकार n2 अणुओं का अणुभार हो जाएगा, क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ni अणु यदि अपने को लेने हैं यहां पर तो क्या हो जाएंगे mi हो जाएंगे। अब सभी अणुओं की कुल संख्या निकालनी, इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सभी अणु यानी n1 अणु भी है n2 अणु है, तो क्या करोगे, इस n1 को m1 से गुणा कर दोगे, n2 को m2 से कर दोगे, n3 को m3 से कर दोगे, कर दिया। और इन सब का लास्ट में दोस्तों क्या करना है, आपको योग करना है। सभी अणु की कुल संख्या का योग आया, फिर कुल अणुओं की संख्या का योग आया, फिर आपस में इनका क्या करना है दोस्तों, इस वाले का भाग देना है। आई बात समझ में। चलिए भाग दिया, लास्ट में क्या निकल गया, m बार n समेशन ni अपॉन समेशन ni। तो ni mi
समेशन ये आ गया आपका ni। तो दोस्तों ये है आपका संख्या औसत अणुभार। दोस्तों जो संख्या औसत अणुभार है जिसको आप बोल रहे हो यहां पर m/n बोल रहे हो, ये क्या है? प्रासरण दाब मापन होता है जब ओस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसको आप पढ़ते हो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। प्रासरण दाब मापन और अन्य अणुसंख्यक गुणधर्म विधियों से ज्ञात किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि m/n का मापन कैसे ज्ञात कर सकते हो आप? तो प्रासरण दाब विधि से, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है आपकी, जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं इनसे भी क्या ज्ञात कर सकते हो आप दोस्तों? m/n का मान ज्ञात कर सकते हो। चलिए अगली बात करते हैं अपन यहां पर भार औसत अणुभार की। भार का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर कोई बहुलक का नमूना है उसकी बात कर रहा है ये, और उसके अणुभार की बात कर रहा है। तो यहां पर देखना दोस्तों, दूसरा है अपना भार औसत अणुभार। इसको बोला जाता है वेट एवरेज मोलिकुलर वेट, और इसको दर्शाया जाता है दोस्तों MW बार से। देखना क्या होता है, कोई आपका बहुलक का नमूना है और उस बहुलक के नमूने में उपस्थित अणुओं के जो समूह होते हैं उनकी कुल सहती को उनके मोलिकुलर वेट से पहले गुणा किया जाता है। तत्पश्चात क्या करते हैं, उनके गुणनफल से जो योगफल प्राप्त होता है उसे सभी अणुओं के मोलिकुलर वेट है उससे भाग दिया जाता है, और भाग देने पर जो आपका दोस्तों परिणाम आता है उसी को अपन बोलते हैं भार औसत अणुभार। चलिए मेरे पास में मैंने माना कि कुल अणु है, कुल अणुओं की संख्या दोस्तों है, कुल अणुओं की संख्या उसको मैंने मान लिया वो क्या है आपकी स्मॉल n है। चलिए दोस्तों ये तो हो गई अपने पास में कुल अणुओं की संख्या हो गई। अब अपने को प्रत्येक अणु का भार देखना है। चलिए मैंने माना कि n1 अणु है, उसका अणुभार होता है m1। ठीक इसी प्रकार n2 अणु है, उसका अणुभार हो जाएगा दोस्तों m2। इसी प्रकार n3 अणु है, इसका अणुभार हो जाएगा दोस्तों m3। ठीक इसी प्रकार यदि कोई ni अणु है और उसका अपने को अणुभार निकालना है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों mi हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया आपके पास में कोई n अणु दे रखा है, समझ गए, उसका अणुभार क्या है आपके पास में स्मॉल m आया। अब अपन क्या करते हैं, इनकी आणविक सहती से जो गुणनफल के जो मान होते हैं उनको किस प्रकार लिखते हैं? तो यहां लिख दूंगा मैं आणविक सहती या मोलिकुलर वेट से प्राप्त मान। अब गुणनफल के जो मान होते हैं उनको आपको क्या करना है दोस्तों, आपस में गुणा करना। इसको इससे गुणा करना है, लेकिन यहां देखना आणविक सहती की बात की है तो यहां पर क्या हो जाएगा n1 इंटू m1 इंटू m1। इसी प्रकार इधर हो जाएगा, प्लस करना है, यो करना है n2 इंटू m2 इंटू m2, यहाँ n3 इंटू m3 इंटू n3, लास्ट में ni इंटू mi इंटू mi इंटू mi। ऐसे कर दो। चलिए देखना दोस्तों क्या करते हैं, अपने को योग करना इन सब का। तो पहले क्या करेंगे, n1 इंटू m1 इंटू m1 कर दिया। इसी प्रकार n2 m2 इंटू m2 जोड़ करोगे क्या आएगा लास्ट में, ऐसे चलोगे ni इंटू mi इंटू mi। आ रहा है समझ में? क्या जाएगा निकल के n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 का स्क्वायर
प्लस 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 और यहाँ NIMI का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका दोस्तों आणविक सहती से प्राप्त ये मान है और इनके गुणनफल करने पर आए हैं। मोलिकुलर वेट है उनका आपको स्क्वायर करना है, मोलिकुलर वेट को मोलिकुलर वेट से ही गुणा करना है। अब अपने को क्या करना है, सभी अणुओं की कुल सहती निकालनी है। जैसे संख्या औसत अणुभार में निकाला था तो यहां पर क्या होगा, N1 को M1 से गुणा करेंगे, N2 को M2 से, N3 को M3 से, Ni को Mi से करेंगे। आई बात समझ में? तो मैं लिख दूंगा सभी अणुओं की कुल सहती, सभी अणुओं की जो कुल सहती होगी दोस्तों उसको इक्वल करूंगा मैं। तो इक्वल करने पर क्या आएगा, देखो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस ऐसे N3 M3, आगे बढ़ाते चल सकते हो, यहां भी बढ़ाते चल सकते हो, प्लस 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 NIMI। अब अपने को मान किसका निकालना है दोस्तों, M बार W का मान निकालना है। चलिए M बार W बराबर क्या होगा, आपके पास में इनका मान अपोन क्या करोगे, इनका भाग लगा दोगे। आई बात समझ में? चलिए तो क्या लिखोगे, N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस ऐसे चलोगे, आगे चलते जाओगे NIMI स्क्वायर। अपोन में क्या आएगा दोस्तों, यहां आपका जो सभी अणुओं की कुल सहती आई N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस और यहां NIMI। अब इसका मोलिकुलर वेट निकालना है आपको, तो यहां क्या लगा सकते हो आप, समेशन लगा सकते हो इन सब का जोड़। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, NIMI लिख दोगे का स्क्वायर अपन यहां क्या लिख दोगे, NIMI। ये दोस्तों अपन ने बात किसकी की, भार औसत अणुभार द्वारा क्या ज्ञात करना, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। दोस्तों ये जो आपको दे रहा है भार औसत अणुभार, ये अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन ले सकते हो आप, एक अवसादन गुणांक ले सकते हो, ध्रुव अपकेंद्रण आदि विधियों से ज्ञात किए जा सकते हैं। तो किस किस विधि से ये ज्ञात किए जा सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी प्रकार इसको आप ले सकते हो, अवसादन के द्वारा ज्ञात कर सकते हो, और ये ज्ञात किया जा सकता है आपका ध्रुव अपकेंद्रण विधि द्वारा आप दोस्तों इसको ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब देखना दोस्तों, अपन बात करते हैं आगे। ये तो यहां तक निकाल लिया और यहां तक शायद आप न्यूमेरिकल भी कर लोगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी और उसके आधार पर, उसके बेसिस पर फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रखो और क्या कर लोगे आप, आंसर निकाल लोगे। अगला एक टॉपिक होता है दोस्तों जिसको बोला जाता है बहुपरिक्षेपण घातांक, या जिसका नाम होता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है। चलिए देखना, जिसको PDI बोलते हैं शॉर्ट में, PDI इसको बोला जाता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, और इसको कहते हैं दोस्तों बहुपरिक्षेपण घातांक, बहुपरिक्षेपी या बहुपरिक्षेपण घातांक। दोस्तों आपका ये जो बहुपरिक्षेपण घातांक आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है PDI बराबर होता है आपका M बार W, यानी कि भार औसत अणुभार और M बार N के किसके बराबर हुआ। इसका मतलब है आपका जो PDI का मान होता है वो बराबर होता है भार औसत अणुभार अपोन में क्या लगाओगे आप दोस्तों, संख्या औसत अणुभार। चलिए संख्या औसत अणुभार। अब देखना दोस्तों,
आपके पास में जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, जैसे प्राकृतिक बहुलक की बात करूंगा मैंने बता रखा है आपको, प्रोटीन है मान लो। इस प्रोटीन के लिए आपसे पूछा जा सकता है तो पीडीआई का मान कितना होता है, 1 होता है। और कारण क्या बताओगे, इसका मान 1 क्यों होता है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है। और दोस्तों साथ ही में ये होता है एकल परिक्षेपी, एकल परिक्षेपी, यानी ये होता है आपका मोनो डिस्पर्स होता है। इसलिए इसके लिए पीडीआई का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहाँ m बार w का मान m बार n के बराबर होगा। आई बात समझ में, यानी भार औसत अणुभार का मान संख्या औसत अणुभार के इक्वल होता है। चलिए, जो आपके होते हैं बहुपरिक्षेपी घातांक की बात करूंगा मैं, समझ गए ना, मतलब क्या, जैसे संश्लेषित बहुलक हो गए, संश्लेषित बहुलक। अब संश्लेषित बहुलक जो भी होते हैं, जैसे आप जानते हो आपका नाइलॉन है, आपका पॉलीथीन वगैरह है, तो इन सब का जो पीडीआई का मान होता है वो दोस्तों हमेशा क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। और इसका जो कारण होता है दोस्तों, वो कारण ये होता है कि इनमें जो m बार w का मान है वो हमेशा क्या होता है, m बार n से अधिक होता है। तो खास बात यह है, प्राकृतिक जो बहुलक होते हैं उनमें पीडीआई का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और पीडीआई का पूरा नाम क्या होता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, मतलब क्या हुआ, बहुपरिक्षेपी घातांक। समझ गए। तो m बार w का मान यदि आपका ज्यादा होता है m बार n से, तो वो कंडीशन लागू होती है संश्लेषित बहुलक के लिए, और वहां पीडीआई का मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, 1 से अधिक होगा। और आपका जो पीडीआई होता है वो बाहर औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार है उसका अनुपात होता है। तो दोस्तों ये अपन ने बात की थी आज, कोई भी आपका जो पॉलीमर्स होता है, बहुलक होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट या उसका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, और साथ में ही आपकी जो पीडीआई है उस पीडीआई की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और दोस्तों लाइक कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट जाकर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल होगी, विभिन्न प्रकार के नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे। थैंक यू दोस्तों।